हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्वेश्चंस। ये हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है जो कि संविदा वर्ग 1 संविदा वर्ग 2 दोनों के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, लास्ट तक जरूर बने क्योंकि लेवल जो है वो यही रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? तो दोस्तों, हड़प्पा जो सभ्यता है ये मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों की ही सभ्यता की क्या थी? समकालीन थी। दोस्तों, नील नदी के किनारे जो है मिस्र की सभ्यता और सिंधु नदी के किनारे जो है हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ है? विकास हुआ है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो पाकिस्तान में कौन सा स्थल स्थित नहीं है? तो दोस्तों, सरकोटदा, याद रखेंगे, सरकोटदा या सुरकोटदा जो है पाकिस्तान में नहीं है, जबकि मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो और कोटदीजी जो है दोस्तों ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में इस्तेमाल किए जाने वाली पक्की ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात क्या था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, मोस्ट से भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, 4:2:1 जो पक्की ईंटें थी उनकी लंबाई जो है 4 और चौड़ाई 2 और मोटाई 1। नेक्स्ट, हड़प्पा समाज किस वर्ग से मिलकर बना था? क्या था हड़प्पा समाज? क्या अमीर वर्ग था? हड़प्पा समाज में अमीर वर्ग थे या फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए मध्यम वर्ग था, गरीब वर्ग था या शासक वर्ग था? तो दोस्तों यहाँ पर ना ज्यादा गरीब और ना ज्यादा अमीर, मध्यम वर्ग से मिलकर हड़प्पा सभ्यता मिलकर बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई जो आमतौर पर किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सूती, ऊनी या रेशमी? तो जो हड़प्पा वासी हुआ करते थे ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये सूती और ऊनी वस्त्रों को धारण किया करते थे, ना कि रेशमी। रेशम का व्यापार क्योंकि ये बाहर से किया करते थे और जबकि सूती और ऊनी वस्त्रों को धारण करते थे। टेराकोटा से बने हल्के मॉडल कहाँ से मिले हैं? देखिए, टेराकोटा से बने पक्की जो है ऐसी पक्की मिट्टी जो कि आग में पकाकर बनाई जाती थी, तो टेराकोटा से बने हल्के मॉडल कहाँ से मिले हैं? तो याद रखेंगे, ये बनावली से जो है हमें हल्का मॉडल मिला हुआ है, बनावली से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कहाँ या कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी या बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी या दोनों लिखी जाती थी? तो देखिए, जो ब्रिस्टोफेनिक लिपि है तो ये दोनों तरफा लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर भी और बाईं से दाईं ओर भी। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किस पत्थर की बनी हुई थी? क्या वो सैलखड़ी की, चूना पत्थर की, बिल्लौर की या बलुआ पत्थर की? तो याद रखेंगे, जो सिंधु सभ्यता की मोहरें हैं ये सैलखड़ी से मिलकर बना हुआ करती थी। हड़प्पा वासी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी सोने का आयात किस स्थान से नहीं करते थे? तो दोस्तों याद रखेंगे, ईरान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से करते थे, बलूचिस्तान से नहीं करते थे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। और है ना, लाजवर्त, यदि हम बात करें तो लाजवर्त क्या था? इनका एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था अफगानिस्तान साइड, याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर कौन सा था जहां गढ़ी नहीं थी? दोस्तों, चाहुंदड़ो, जहां पर क्या नहीं था? तो गढ़ी नहीं थी। नेक्स्ट, हड़प्पा का व्यापारिक केंद्र जो सौतुर्गघई है ये कहाँ पर स्थित था? तो दोस्तों ये अफगानिस्तान में क्या है? स्थित है। सौतुर्गघई जो है ये एक हड़प्पा कालीन स्थान है, व्यापारिक स्थान जो अफगानिस्तान में आता है। नेक्स्ट, साइन बोर्ड से मिलता जुलता अभिलेख कहाँ पर है जिस पर हड़प्पा की लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह है ना? यहाँ पर दोस्तों ये 10 बड़े आकार के जो चिन्ह मिले हुए हैं ये, और साथ ही साथ यहाँ पर जल निकास की प्रणाली, बांध निर्माण की प्रणाली भी मिली हुई है। ये है धौलावीरा, जहां पर जल निकास की बांध निर्माण की प्रणाली, 10 बड़े हड़प्पा आकार के चिन्ह मिले हुए हैं। कहां पर? गुजरात के धौलावीरा में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि दफनाने के दौरान शवों को उत्तर दक्षिण दिशा की ओर लौटाया जाता था, मतलब कि लिटाया जाता था कि उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर लिटाया जाता था। फिर नेक्स्ट आता है कि चाहुंदड़ों में टूटे हुए हाथी के दांत का उपयोग पैमाने के तौर पर होता था। तो दोनों ही जो है वो कथन बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो जब शव को लिटाते थे तो उत्तर से दक्षिण, जो कि आज भी लिटाते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, और चाहुंदड़ों से दोस्तों मनके बनाने के साक्ष्य, साथ ही साथ हाथी दांत हो गया, मनके बनाने के साक्ष्य, अलंकृत हाथी
और ईंटें जो है वो चहुंदड़ों से मिली हुई हैं। कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा कालीन, मैं आपको ये हड़प्पा के बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारा आपका जो है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता इसमें आज इस लेक्चर में, एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा। हड़प्पा कलाकृति में कौन सा जानवर मोहरों टेराकोटा कला में चित्रित नहीं था? जो देखिए मोहरें मिली है उनमें कौन सा जानवर जो है वो नहीं मिला है? तो हाथी, बाघ और गैंडा जो है मिला है। गाय किसी भी प्रकार से दोस्तों जो गाय है इसकी आकृति जो है वो चित्रित रूप से नहीं मिली है। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो याद रखेंगे लोथल जो आता है ये भोगवा। तो पहले का क्या हो गया? 3 हो गया, मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी या सी में से क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों रोपण। रोपण देखिए कहाँ पर आता है? तो रोपण जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी लोथल की। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा है ना, कालीबंगा यहाँ पे यज्ञ वेदी के साक्ष्य मिले हुए हैं, चूड़ियों के साक्ष्य मिले हुए हैं। जो आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी के किनारे जो है ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज कब की गई थी? दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1921 में किसकी खोज की गई थी? तो हड़प्पा की खोज की थी। और राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में से कौन सा भारत में है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, कौन सा भारत में है ये पूछा गया है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, कालीबंगा राजस्थान और लोथल जो है ये गुजरात अहमदाबाद में स्थित है, याद रखेंगे। जबकि चाहुंदड़ो जो है ये कहाँ पर आता है? पाकिस्तान में, है ना। और कोटदीजी भी पाकिस्तान में आता है, तो ये आंसर नहीं होंगे। सत्य कथन का चुनाव करिए। पहले क्वेश्चन को जब आप पढ़ें तो पहले बहुत ही ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी युद्ध में घोड़े के द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। उनके पास विशाल मंदिर महल थे। वे देवताओं के स्त्री और पुरुष दोनों के स्वरूप की पूजा करते थे। क्या इनमें से सही है? हड़प्पा वासी आखिरकार क्या करते थे? तो देखिए यदि हम बात करें तो हड़प्पा वासी घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे और इनके पास विशाल मंदिर महल थे। तो ये दोनों सही है। जबकि देवताओं की स्त्री और पुरुष दोनों के स्वरूप की पूजा करते थे, ये गलत है। क्योंकि हड़प्पा वासी अधिकांशतः प्रकृति पूजा किया करते थे, जिनमें दोस्तों आकाश हो गया, है ना, इंद्र हो गया, इनकी पूजा ज्यादातर किया करते थे। नेक्स्ट, और हड़प्पाई जो समाज हुआ करता था ये मात्र सत्तात्मक समाज है और मोहनजोदड़ो से इसमें एक जो आदि पुरुष की क्या मिली हुई है? प्रतिमा मिली हुई है। नेक्स्ट, पत्थर का जलाशय कहाँ खोजा गया? जो पत्थर का जलाशय है ये कहाँ का है? तो जो पत्थर का जलाशय है ये धौलावीरा से खोजा गया है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा उत्खनन स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता में जो अभी राखी गढ़ी है दोस्तों, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा उत्खनन स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। नेक्स्ट है सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। खोजकर्ता और स्थल के बारे में पूछा गया है। तो हड़प्पा की खोज तो दयाराम साहनी ने की है, तो ये तो सही है। लोथल की खोज किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो NR राव, रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर जो RD बनर्जी लिखा हुआ है ये राखल दास बनर्जी है। और चाहुंदड़ो की खोज दोस्तों ये बीबी लाल के द्वारा की गई थी। ये जो चाहुंदड़ो है ये फजल अहमद के द्वारा नहीं खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनिए। हड़प्पाई लोग ईश्वर की पूजा पेड़ पशुओं के स्वरूप में करते थे, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। लोग बुरी ताकतों से बचने के लिए ताबीज का इस्तेमाल करते थे, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, ये फैक्ट भी सही है। लिंग पूजा के प्रचलन के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जो सभी कथन है, उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो दोनों क्वेश्चन जो है, ये दोनों ऑप्शन जो है वो दोस्तों सही है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का हमारा आज का 24वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए आप जो है क्वेश्चन लगाते जाएं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हैं। ये आपको जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही है। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत है वह है पुरातात्विक खुदाई।
वह क्या है, क्योंकि इसकी भाव चित्रात्मक लिपि है जो कि आज तक नहीं पढ़ी गई, तो शिलालेख तो हो ही नहीं सकता, और मोहरों पर अंकित लेख वो भी नहीं पढ़े गए हैं। पुरातात्विक खुदाई जो है उससे जो है हड़प्पा के जो स्थल है, जितने भी स्थल है, उनकी जानकारी हमें मिलती है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? दोस्तों, जो तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाने की प्रथा जो है, ये प्रारंभ किसके द्वारा? हड़प्पा वासियों के द्वारा किया गया था, और कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है हड़प्पा सभ्यता, याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का कारण क्या है? यहाँ के मृदभांड, यहाँ के जो मृदभांड है दोस्तों, इनसे हमें जानकारी मिलती है कि ये आर्यों के पहले की सभ्यता है, आर्य बाद में आए हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो ये एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये कथन भी बिल्कुल सही है। फिर यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, ये भी सही है। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि कृषि के बारे में पर्याप्त जानकारी थी। बनावली से जो है हल मिला हुआ है, मिट्टी से बना हुआ हल में बना, और साथ ही साथ रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, यहाँ से चावल की भूसी भी मिली हुई है। नेक्स्ट है, तो जो सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा है ये मांडा से, दक्षिणी सीमा दायमाबाद से, फिर उसके बाद में यदि हम बात करें जो पूर्वी सीमा है ये आलमगीरपुर से, और पश्चिमी सीमा सुत्ता गैंडोर से लगती थी। 1 2 3 4 क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और इन्हें ही दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के चौराहे के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखें, हड़प्पा सभ्यता का चौराहा कहा जाता है। उत्तरी सीमा आ जाता है मांडा, दक्षिणी सीमा आ जाता है दायमाबाद आ जाता है, पूर्वी सीमा आ जाता है आलमगीरपुर, और जो पश्चिमी सीमा आ जाता है ये है सुत्ता गैंडोर, याद रखेंगे। ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का चौराहा कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, कि घर में भी कुएं हुआ करते थे? दोस्तों, मोहनजोदड़ो से, याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो से इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि घरों में कुआं हुआ करते थे। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? कालीबंगा प्रसिद्ध है अपने मिट्टी के पात्र के लिए। यहाँ पर कई ऐसे मिट्टी के पात्र मिले हुए हैं जो कि बहुत ही फेमस है, कालीबंगा, याद रखेंगे। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो शैलकृत स्थापत्य का जो प्रमाण है ये हमें धौलावीरा से मिला है। ये आप पूरे फैक्ट नोट करते जरूर चलें। ऐसा कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? वैसे जो हड़प्पा सभ्यता के सामान्य नगर जो थे ये पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले के रूप में विद्यमान थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का देखिए जो यदि हम बात करें, धौलावीरा एक ऐसा स्थल था जो कि 3 भागों में विभाजित था, याद रखेंगे। हड़प्पा कालीन तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दायमाबाद। अभी पढ़कर आए थे दक्षिणी सीमा हड़प्पा सभ्यता की, तो तांबे का रथ जो है दायमाबाद से मिला हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा में 2 टीले मिले हुए हैं, है ना, और कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसल उगाते थे। तो आखिरकार क्या कालीबंगा से 2 टीले मिले हुए हैं और ये 2 फसलों को उगाते थे? तो दोस्तों पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम कि क्या ऑप्शन जो है वो सही है। तीसरा है कि कालीबंगा के जो भवन है ये कच्ची ईंटों के बने हुए थे। तो तीनों के तीनों जो कथन है ये बिल्कुल सही है। कालीबंगा में 2 फसलों को एक साथ उगाया जाता था एक ही खेत में, और इनके जो भवन थे ये कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, मतलब इन्हें पता तो था लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाया, वो थे कनिंघम। दोस्तों भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं ए कनिंघम, जिन्होंने भारत स्तूप की खोज की थी, लेकिन ये हड़प्पा का उत्खनन करने वाले पहले व्यक्ति थे जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, ए कनिंघम। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जो हड़प्पा की बात करें तो ये किस नदी पर आता है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। सुमेलित कीजिए, अब सुमेलित करना है तो देखिए लोथल से हमें क्या मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ से एक बोदीवाड़ा जो है वो मिला हुआ है। फिर उसके बाद हम बात करें कालीबंगा, कालीबंगा से क्या है? जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है। धौलावीरा से दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अभी पढ़ा था 10 बड़े आकार का चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला हुआ है।
और बरावली से जो है ये पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? बंदरगाह कौन था? पत्तन नगर मतलब पोर्ट की बात हो रही है, वो था दोस्तों लोथल, जहां से एक बहुत ही बड़ा डॉकयार्ड या फिर गोदीवाड़ा जो है वो मिला हुआ है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो आखिरकार सिंधु जो सभ्यता थी इसकी अर्थव्यवस्था दोस्तों व्यापार, ना कि कृषि, ना कि बढ़ईगिरी, दोस्तों व्यापार इसका क्या था? प्रमुख अर्थव्यवस्था की ताकत हुआ करता था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? अभी अभी मैंने आपको ये फैक्ट बताया था, धौलावीरा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई और अग्नि वेदी से ये सिद्ध होता है? तो अभी अभी हमने बातों बातों में डिस्कस किया था कालीबंगा, कि कालीबंगा से दोस्तों काली चूड़ियां और यज्ञ वेदी या अग्नि वेदी के साक्ष्य जो है वो मिले हुए हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो क्या माना जाता है? वैसे तो जो रोमेला थापर है उन्होंने 2300 से लेके 1750 ईसा पूर्व माना है, तो लगभग इसके पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो ये दोस्तों ये देखिए, ये इंद्र की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। जो पशुपति है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से पशुपति की मूर्ति मिली हुई है। पुरातात्विक स्थल जो संघोल है, मोस्ट आईएमपी है ये संघोल, काफी सुर्खियों में रहा है, ये पंजाब में स्थित है, याद रखेंगे पंजाब में। सिंधु सभ्यता की गलियां कैसी हुआ करती थी? तो गलियां जो थी ये चौड़ी थी और सीधी थी। ऋग्वेद में निहित 50वां क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र, अब यहाँ से कुछ वैदिक सभ्यता के भी क्वेश्चन है, तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित है? तीसरे देखिए याद रखेंगे, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य देवता को समर्पित है, और सावित्री जो है इनमें सावित्री देवी को समर्पित है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन है वो क्या है? तो विशाल, याद रखेंगे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। जो देखिए विशाल स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो, फिर उससे भी बड़ा एक अन्न का एक धन्नागार, मतलब कि अन्न रखने का जो अभी बेयर हाउस बन रहे हैं वो मिला हुआ है। तो विशाल स्नानागार सेकंड है, और पहला जो आता है एक बहुत ही बड़ा अन्नागार मिला हुआ है जो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन जो है ये सही है। तो लौकिक सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, बिल्कुल सही। और कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल, जिसे क्या कहते थे? सिंधन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे तो सिंधन कहते थे। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्य हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, ये किसने कहा है कथन? तो ये बीबी लाल ने कहा था। दोस्तों ये वही बीबी लाल है जिनकी अभी कुछ समय पहले ये डेथ हो चुकी है, बीबी लाल, याद रखेंगे। ग्वालियर के भी बहुत सारे जो अभिलेख हैं इन्होंने खोजे हैं, गुप्तकालीन। मुख्य रूप से पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? तो इन आर्यों का धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ था, याद रखें। और गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री को समर्पित है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, देखिए याद रखेंगे। जो कढ़ो उपनिषद है या कंठो उपनिषद है, यहाँ पर नचिकेता और यम का संवाद का वर्णन मिलता है। हड़प्पा और वैदिक दोनों के ही क्वेश्चन आज हमें कवर करना है, और जल्दी से 50 क्वेश्चन अब हम वैदिक सभ्यता के कवर कर लेंगे। पुराणों का संबंध किस विषय से नहीं है? दोस्तों जो पुराण है, जितने भी पुराण है, कितने पुराण है? देखिए 18 पुराण है, और इनमें से पुराणों का संबंध किससे संबंधित नहीं है? तो अंक गणित से संबंधित नहीं है। मौलिक रचना, सहायक रचना, देवताओं की वंशावली दी हुई है ना। जो हम बात करें मुंडकोपनिषद, जिससे अशोक चक्र लिया हुआ है ना, सत्यमेव जयते हमारा वाक्य है वो लिया हुआ है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सोम क्या हुआ करता था? एक मादक पेड़ हुआ करता था जो कि मूजवंत चोटी हुआ करती थी। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि जो मूजवंत चोटी थी, मूजवंत, यहाँ से इस चोटी पर सोमरस जो है वो उसकी औषधि मिल रही थी। सिरी धागा हुआ करता था, गोधना अतिथि को कहा जाता था, और तक्षण जो है ये गांव, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में गायों के लिए नहीं बल्कि भूखंडों के लिए युद्ध लड़े जाने लगे।
राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग उत्तर वैदिक काल में सामने आया? कौन सा कथन जो है ये सही है? बिल्कुल दोनों के दोनों कथन सही है। पहले जो है ऋग्वैदिक काल में दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में कबीले हुआ करते थे और गायों के लिए, गायों को ना मारे जाने वाला पशु अर्थात अघन्य के नाम से संबोधित किया गया और गाय के लिए ही युद्ध किए जाते थे जिसे गवेष्टि कहा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द पहली बार सामने आता है और अब भूखंड के लिए जो है वो युद्ध लड़े जाने लगे थे। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक उपदेवता कौन थे? जो ऋग्वैदिक उपदेवता की बात करें तो अश्विन थे, मारुत थे, गंधर्व थे, ये सिनीवली थे। तो याद रखेंगे जो मारुत हैं ऋग्वेद के ये प्रमुख गंधर्व जो हैं ये ऋग्वैदिक उपदेवता हुआ करते थे, गंधर्व। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक राजनीतिक ढांचे का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? तो देखिए बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है, तो सबसे पहली जो इकाई हुआ करती थी, सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, वो थी दोस्तों कुल। क्या हुआ करती थी? कुल, जिसे क्या कहते थे? परिवार कहा जाता था। फिर कुल से ही मिलके बने होते थे ग्राम, फिर ग्राम के बाद कौन आते थे? विश्व, फिर विश्व मत, फिर विश्व के बाद में जन, और सबसे बड़ा होता था राष्ट्र। तो ये क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। जो सुमेलित कीजिए, तो यदि हम बात करें गवयुति, तो गवयुति क्या था? दूरी की माप को गवयुति कहा जाता था। गोपति कौन हुआ करता था? गोपति मतलब होता था मुखिया, जो गांव का मुखिया हुआ करता था उसे गोपति कहते थे। फिर गोधूली क्या होता था? दोस्तों यदि हम गोधूली की बात करें, देखिए वैसे तो गोधूली जो है वो शाम को कहा जाता है, आज सामान्यतः क्या बोलते, शाम को कहते थे, लेकिन उस समय जो है गोधूली अतिथि को कहा जाता था। ये याद रखें। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे की हम बात करें तो तीसरे का क्या आ जाएगा? समय की माँ को गोधूली, और गोधना जो आ जाता था ये अतिथि को कहा जाता था। तो गोधना जो है अतिथि को और गोधूली समय की माप को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होगा। 57 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईश्वर संसार है, ईश्वर में मेरी आत्मा निहित है। ये किस दर्शन में निहित है कि ईश्वर जो है वो संसार है और मेरी आत्मा जो है वो ईश्वर में ही निहित है? ये किस में कहा गया है? तो दोस्तों ये उपनिषद का क्या है? उपनिषद का दर्शन है। ये एक दार्शनिक व्याख्या की गई है, यहाँ पर वेदों की दार्शनिक व्याख्या की गई है उपनिषद में। नेक्स्ट, कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दर्शन कौन सा है? दोस्तों कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन, जो कि जैन और जो जैन धर्म हो गया है ना, बौद्ध धर्म हो गया, सांख्य दर्शन को मानते हैं, तो याद रखेंगे कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। ऋग्वैदिक शब्द गोधूली, जो समगवा का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है समय का अंदाजा लगाना। समय का अंदाजा लगाना क्या होता है? गोधूली समगवा। ऋग्वैदिक काल में दासों का उल्लेख कहाँ किया जाता था? तो जो दास हुआ करते थे उन्हें आवृत्ता और आकितु के नाम से उल्लेखित किया जाता है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है प्राचीन नदी का नाम, और ये देखिए प्राचीन नदी और संस्कृत में उसको क्या कहते हैं? तो ये आपको, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पारुष्णी नदी की। तो पारुष्णी नदी दोस्तों किसे कहा जाता है? पारुष्णी नदी, बिल्कुल जल्दी से कमेंट आप बिल्कुल लगातार करते जाएं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कुंभा, जो कुंभा है ये काबुल को कहा जाता था। कुंभा किसे कहते हैं? काबुल को कहते हैं। पारुष्णी जो है वो रावी को कहा जाता है। सदा नीरा दोस्तों, ये जो सदा नीरा की यदि हम बात करें तो ये गंडक नदी का नाम है, और शताद्रि जो है ये सतलज नदी का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शिल्प वेद जो है ये किसका उपवेद है? जो शिल्प वेद है ये किसका उपवेद है? तो अथर्व वेद का ही क्या है? ये उपवेद है। कौन सा? शिल्प वेद। ऋग्वैदिक देवताओं का क्रम बताना है। ऋग्वैदिक देवता तो सबसे पहले इंद्र, फिर यज्ञ, अग्नि और वरुण। तो इनमें सबसे ज्यादा बार जो है लगभग 250 बार जो है ये इंद्र देवता का, 200 बार अग्नि देवता का वर्णन किया गया है, और लगभग 150 बार जो है ये वरुण देवता का वर्णन किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का क्रम है। उत्तर वैदिक सभ्यता से कौन सा कथन संबंधित नहीं है पूछा गया है? तो इसमें उत्तर वैदिक काल में बलि महत्वपूर्ण हो गई थी, और लोग चित्रित स्लेटी बर्तन का उपयोग करने लगे थे। इनके पास स्थानीय सेना नहीं थी। ये तीनों के तीनों जो कथन है ये क्या है? सही है। बलि क्या हुआ करता था दोस्तों? बलि होता था कि स्वेच्छा पूर्वक एक प्रकार का कर हुआ करता था, भाग और बलि।
जो कि कैसे होता था कि जो राजा को स्वेच्छा पूर्वक दिया जाने वाला एक उपहार बोल लीजिए या इसको भू राजस्व बोल लीजिए, लेकिन ये स्वेच्छा पर आधारित था। नेक्स्ट, दशराग युद्ध में शामिल 5 प्रसिद्ध जन में शामिल नहीं है। तो दोस्तों यदु, अनु, तुर्विस शामिल है, जो गोशु है ये शामिल नहीं है। आपको पता ही होगा राजा जो सुदास है ना, दशराग युद्ध में जो राजा सुदास ने जनों को, पंच जनों को क्या किया था, पराजित किया था। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, और जितने भी फैक्ट हैं इन्हें आप नोट डाउन जरूर करते चलें। पुराणों में किस विषय की चर्चा नहीं की गई है? तो पुराणों में अग्र स्थान की चर्चा नहीं की गई है, जबकि सर्ग, प्रतिसर्ग और वामशा की चर्चा की गई है। असत्य कथन को छाटिए। तो पहला तो यही क्वेश्चन है जो ये असत्य आ जाता है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, ना कि 25। ठीक है, तो ये क्या है, असत्य है। नेक्स्ट, कौथुम, जैमिनी, राणानी, ये किस वेद की शाखाएं हैं? दोस्तों ये किस वेद की शाखाएं हैं? तो ये आ जाती हैं सामवेद की शाखाएं हैं, कौथुम, जैमिनी और राणानीय संहिता। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। ऋग्वेद को आर्यों के द्वारा लिखित नहीं माना जाता। कि अच्छा सॉरी, किस वेद को आर्यों के द्वारा लिखित नहीं माना जाता? तो दोस्तों अथर्व वेद को आर्यों के द्वारा लिखित नहीं माना जाता है। इसमें तंत्र, मंत्र, जादू टोना संबंधी अलौकिक घटनाओं का वर्णन है, वेदांग नहीं है। देखिए, जो ब्राह्मण साहित्य उनमें 6 वेदांगों का वर्णन किया गया है, जिसमें शिक्षा, छंद और ज्योतिष है। वज्र, सनय इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित थी? कौन सी प्रथा जो है ये वेदोत्तर काल में प्रचलित थी? तो दोस्तों यदि हम बात करें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भी प्रथा जो थी वो प्रचलित थी, और इसी के आधार पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था की गई थी। आयु को 100 माना गया कि पहले जो 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक का जो है ये ब्रह्मचर्य, फिर 25 से लेके 50 वर्ष में गृहस्थ, और 25 से 75 में वानप्रस्थ, और 75 से 100 में दोस्तों संन्यास जो है ये धारण किया जाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके द्वारा ही क्या होगा दोस्तों, जीवन का जो चक्र है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद किसमें है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो याद रखेंगे बृहदारण्यक में दोस्तों गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद जो है, गार्गी एक बहुत प्रसिद्ध विदुषी हुआ करती थी ये उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, राजसूर यज्ञ है ना क्यों किया जाता था? तो राजसूर यज्ञ जो किससे संबंधित है? ये राजसूर यज्ञ जो है वो सिंहासन रोपण से संबंधित है। अश्वमेध यज्ञ शक्ति को बढ़ाने के लिए ही किया जाता था। फिर यदि हम बात करें जो वाजपेयी यज्ञ है, ये शौर्य का प्रदर्शन होता था। अग्निष्टोम यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी और सोमरस का पान किया जाता था, और राजा को जो है लगभग 1 वर्ष तक सतीत्व का पालन करना रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये बहुत ही आईएमपी है, ये आप ध्यान से पढ़ लें। आर्य शब्द कहाँ पर है? आर्य शब्द किसको इंगित करता है? दोस्तों जो आर्य है ये एक भाषा ही समूह है। ये क्या है? एक भाषा ही समूह है आर्य। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में वही गोधूमा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये वही जो है व्रही है, ये चावल के लिए, और गोधूमा जो है वो गेहूं को कहा जाता था। नेक्स्ट, 3 ऋणों में शामिल नहीं है, तो देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण है, लेकिन दोस्तों मातृ ऋण नहीं है, क्योंकि माता का ऋण तो कोई चाहकर भी नहीं चुका सकता। आप यदि एग्री करते हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, बिल्कुल सही बात है। गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? है ना, जैसे कि अलग अलग गोत्रों में समाज जो है ये बटा हुआ है। उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल में तो ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही क्या आ जाता है दोस्तों, जैसे उत्तर वैदिक काल आ जाता है, यहाँ पर गोत्र शब्द जो है आ जाता है, साथ ही साथ अब वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं अपितु जन्म के आधार पर आ जाती है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में किसे? प्रजापति को क्या है? प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। देखिए आज के सिर्फ मात्र 100 क्वेश्चन ही नहीं है, इन 100 क्वेश्चन से आपके कम से कम 100 क्वेश्चन और कवर किए हैं। तो 100 से 100 और कवर होने के लिए दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर करें अपने साथियों में,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है सुम्मेलित कीजिए। सुम्मेलित कीजिए तो देखिए जो पुरुष सूक्त थे ये ऋग्वेद में वर्णित है ना, 10वें मंडल में वर्णित है। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है ये ऋग्वेद में ही 10वें मंडल में बताई गई है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में लिया गया है। और जो त्रिमूर्ति सिद्धांत है ये मैत्रायणी उपनिषद में मिलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिमूर्ति सिद्धांत मैत्रायणी उपनिषद में मिलता है। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? जब आर्य आ जाते हैं तो इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था दोस्तों? पशुपालन। ये कृषि नहीं था, प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। निम्न में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो आर्यों के बारे में किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सा सुम्मेलित नहीं है? तो कौन सा सुम्मेलित नहीं है? पूर्व मीमांसा है ना, उत्तर मीमांसा की रचना वादनारायण ने की है, ना कि पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा किसके द्वारा? जैमिनी के द्वारा लिखी गई थी। योग पतंजलि के द्वारा, सांख्य कपिल मुनि के द्वारा और न्याय जो है वो गौतम ऋषि के द्वारा। ये क्या है? षट दर्शन की रचना की गई है। वैदिक काल में व्यापार के लिए दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? दोस्तों परी। जो व्यापार के लिए दूर जाते थे उन्हें परी कहा जाता था। अमाजू कौन सी? अमाजू शब्द अविवाहित रहने वाली, जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो स्त्रियां हुआ करती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। और बैंक नोट क्या था? जो उधार लिया जाता था जमींदारों से, साहूकारों से, उसे बैंक नोट कहा जाता था। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव क्या है? तो देखिए वर्ण व्यवस्था का मजबूत होना। जैसी वैदिक संस्कृति चालू होती है तो भारतीय इतिहास में दोस्तों है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसी कथना जो है वो आ जाती है, वर्ण व्यवस्था चालू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा किस नदी को देवी तमा, नदी तमा आदि के नाम से संबोधित किया गया है? सरस्वती नदी को दोस्तों देवी तमा, नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो परंपरागत राजतंत्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था? तो परंपरागत राजतंत्र हुआ करता था। वैदिक युगीन जो सभा होती थी तो सभा थी, समिति थी और सबसे पुरानी संस्था कौन थी? विदित थी। जो सभा वर्तमान में लोकसभा के जैसी है, जिसमें क्या हुआ करते, वर्तमान में राज्यसभा के जैसी है सभा, और समिति जो है वो लोकसभा की भांति है, जिसमें श्रेष्ठ संभ्रांत लोगों की क्या थी? संस्था थी, जो कि राज्यसभा के जैसी है। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान किसमें मिलता है ये शब्द? दोस्तों आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान ये सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद कालीन धर्म कैसा था? तो बहुदेववादी। क्या था? जिस प्रकार से आज जो है एक व्यक्ति किसको कर सकता है ना, यदि कोई हिंदू है तो वो हिंदू को ही मानेगा, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम को ही मानेगा। यहाँ पर बहुदेववादी था, किसी भी प्रकार का इसमें वैमनस्यता नहीं थी, तो ये याद रखेंगे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र किसको समर्पित हैं? तो जो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र हैं दोस्तों ये इंद्र को समर्पित हैं, और इंद्र के बाद में अग्नि को समर्पित हैं। लगभग 250 जो सूक्त हैं ये इंद्र देवता को समर्पित हैं, ऋग्वैदिक कालीन सूक्त याद रखेंगे। इंद्र को किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। निम्न वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो जो वैदिक देवता हैं तो किसे पुरोहित मानते हैं? ये अपना पुरोहित किसे मानते हैं? बृहस्पति को अपना पुरोहित मानते हैं। ये आप जरूर नोट डाउन कर ले। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णन जो है वो इंद्र का मिला है, लेकिन ये मानते किसको है? तो बृहस्पति को पुरोहित माना है। कौन ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? दोस्तों उत्तर वैदिक काल की लोपामुद्रा ऐसी विदुषी जिन्होंने कई मंत्रों की रचना की है। ब्रह्मवादिनी ये क्या है? लोपामुद्रा। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका से किस नाम को जाना जाता था? दोस्तों स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा जाता था, याद रखेंगे। स्वर्ण आभूषण को, क्योंकि गाय को तो अघन्या कहा जाता था, स्वर्ण आभूषणों को निशाका। उस जाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन्य से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यदु, अनु, तुर्विश, पुरु ये संबंधित है। किकेट जो है ये पंचजन्य में नहीं आती थी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऋग्वेद में तो दोस्तों ये स्त्रोत और प्रार्थनाएं बताई गई हैं।
अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण बताया गया है। यजुर्वेद में क्या बताया गया? यदि हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में कर्मकांडों के बारे में, पशु बलि के बारे में, यज्ञों की विधि के बारे में, अग्नि वेदिका के बारे में बताया गया है। जबकि सामवेद में दोस्तों संगीत के बारे में बताया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे है? गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो याद रखेंगे सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है ना। जो सामवेद के जितने भी सूत्र लिखे उनमें अधिकांशतः ऋग्वेद से मिलते जुलते हैं। ऋग्वेद काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था उसे क्या कहते थे? तो राजा जो है जो कर वसूलता था उसे बलि के नाम से जाना जाता था। पहले ये स्वैच्छिक हुआ करता था, उसके बाद भाग और बलि जो है ये राजा से वसूले जाने वाले कर हुआ करते थे। तो दोस्तों आज हमने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में, इसके पहले भी एक लेक्चर मैं लेकर आई हूँ, आप वो भी जरूर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।